ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, जरूर देखा करिएगा। डिजिटल तकनीक में पिछड़ने का खतरा। आजकल आप देख रहे हैं कि एआई की खूब चर्चाएं हो रही हैं। चाइना भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसमें भारत कहाँ खड़ा हुआ है? भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए ना। तो बीते दिनों अमेरिकी बाजार धराशायी हो गए और जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर देखा गया। शेयर बाजार में इस भारी गिरावट के पीछे एक चीनी स्टार्टअप द्वारा बेहद कम दाम पर, यानी कि सस्ते दाम पर विकसित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डीप सीक रहा। और डीप सीक के आगमन से दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर तक की गिरावट आई है। और यह सब तब हुआ है जब अमेरिका ने चीन की को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और एआई के क्षेत्र में प्रतिद्वंदी देश घोषित कर उस पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं, ताकि वह इस क्षेत्र की तकनीक या तो विकसित ना कर सके, यदि कर भी सके तो अमेरिकी कंपनियों से कहीं पीछे ही रहे। और इसके बावजूद डीप सीक को कई कसौटियों पर प्रमुख अमेरिकी एआई ऐप चैट जीपीटी जितना ही सक्षम पाया गया है और इससे सस्ता भी है। डीप सीक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसने यह मॉडल अमेरिकी कंपनी के मुकाबले 10 गुना कम लागत पर विकसित किया है। जहां अग्रणी अमेरिकी एआई कंपनियां अपने चैटबॉट को 16,000 जीपीयू से युक्त सुपर कंप्यूटरों पर प्रशिक्षित करती है, वहीं डीप सीक ने मात्र 200 जीपीयू क्षमता के उपयोग से ही सक्षम एआई टूल तैयार कर दिया है। और चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने स्वयं के बल पर प्रथम पंक्ति की तकनीक विकसित करने की क्षमता दिखाई है। और डीप सीक की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि वह चीन के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, परंतु उसकी तकनीकी क्षमताओं और कम लागत वाले मॉडल पर कोई सवाल नहीं उठा है। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए जगाने वाली घंटी कहा है। अमेरिका के सरकारी एआई प्रोजेक्ट स्टारगेट पर काम कर रही कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के अधिकारियों ने डीप सीक की क्षमताओं को खासा प्रभावी माना है। यह समझना आवश्यक है कि डीप सीक जैसे टूल राजनीतिक प्रश्नों का जवाब तलाशने के लिए नहीं बल्कि जटिल तकनीकी कार्यों के लिए है, और जिसमें डीप सीक मॉडल काफी सस्ता और प्रभावी है। ऐसे में लागत घटाने और लाभ बढ़ाने के लिए कंपनियां उसके उपयोग को तरजीह देंगी। हालांकि अमेरिकी सरकार अपनी टेक कंपनियों के दबाव में डीप सीक पर प्रतिबंध लगा रही है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि डीप सीक अमेरिकी यूजर्स का डाटा चुरा सकता है, परंतु ऐसे प्रतिबंधों की सीमाएं हैं और कारण यह है कि तमाम अमेरिकी कंपनियां अपने माल का उत्पादन चीनी कंपनियों से चीन में कराती हैं। ये चीनी कंपनियां डीप सीक का उपयोग करने वाली हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां अपने चीनी उत्पादकों से जो भी डाटा जिसमें डिजाइन और पेटेंट से जुड़ी जानकारियां भी होती हैं वह साझा करेंगी। यह बहुत हद तक भारत के मामले में भी सच है, क्योंकि तमाम भारतीय कंपनियां भी चीन में उत्पादन कराती हैं। ओपन एआई या फिर आप देखिए डीप सीक जैसा कुछ बनाने से हमें कोसों दूर है, और हमारी आईटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का बैक रूम ऑफिस बनकर ही खुश हैं। हमारे विश्वविद्यालय ऐसी पीएचडी बांटकर संतुष्ट हैं जिनमें कोई उल्लेखनीय खोज नहीं होती है। ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाए। हमारे उद्योगपति भी किसी क्रांतिकारी तकनीक के आविष्कार के लिए धन उपलब्ध क्या पैसा उपलब्ध नहीं कराते हैं। रही बात भारतीयों के डाटा चोरी होने की, तो वह तो अमेरिका चीन दोनों की कंपनियां कर रही हैं, और विश्व स्तरीय एआई टूल्स बनाना तो दूर, अभी हम स्वदेशी ईमेल और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं बना पाए हैं। और पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों पर हम लोग निर्भर हैं, बाहरी देशों पर हम लोग बाहरी कंपनियों पर निर्भर हैं। एक्स और मेटा के एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम ऐसा कुछ करने की बहुत देर से सोचते हैं। जब तक कि किसी उपयोगी टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं तब तक वह पुरानी हो चुकी होती है। लचर अनुसंधान के चलते हमें स्वयं ही अपने पर विश्वास नहीं है। ऐसे में हम कोई ना कोई विदेशी बैसाखी ढूंढने को आदी हो चुके हैं। इसका ताजा उदाहरण भारत आए अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के मुखिया सैम अल्टमैन की ओर से यह कर भारत को रिझाने की कोशिश है कि भारत में एआई को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। और इन्हीं अल्टमैन को कुछ समय पहले तक भारत की एआई टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों पर संदेह था। अब उनके सुर इसलिए बदले क्योंकि डीप सीक से मिल रही कड़ी टक्कर के चलते कई देशों का बाजार उनके हाथ से निकल सकता है। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा बाजार भी है, इसलिए आप देखते हैं कि वो मीठी मीठी बातें भी करें। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि जब ऑल्टमैन भारत में थे तभी यह खबर आई
कि सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी चैट जीपीटी और डीप सीक जैसी टूल्स का इस्तेमाल भी ना करें। ऐसी चेतावनी देने के साथ हमें अपनी क्षमताओं को भी परखना होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। हाल में भारत में भारतीय सेना के लिए बनाए गए ड्रोन का कुछ महीने पहले चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हैक कर अपने नियंत्रण में लेने संबंधी खबरें इस चिंता को बयान करती हैं। यूं तो ये ड्रोन भारत में बनाए गए थे, लेकिन जब चीनी सेना द्वारा इसे हैक कर लिया गया तो पता चला कि इसे सिर्फ भारत में असेंबल किया गया था और तमाम कलपुर्जे उसके चीनी थे। और यह सब सच है तो गंभीर चिंता की बात है। कोई भी देश महाशक्ति तब बनता है जब वह सही मायनों में आत्मनिर्भर होता है। वैसे तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले किसी देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, परंतु हम एक तरह की डिजिटल गुलामी के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे फोन से लेकर लैपटॉप को विदेशी ऐप्स के एल्गोरिदम नियंत्रित करते हैं। हमारा निजी डाटा विदेशी कंपनियों के पास देश से बाहर जा रहा है और हमारे हथियारों के अंदर शत्रु देशों के बनाए कलपुर्जे लगे हैं। चूंकि विश्व एआई और डाटा से नियंत्रित होने वाला है, इसलिए हमें अपने इन कमियों को ठीक करना ही होगा, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सूती। इनके द्वारा लिखा गया है आर्टिकल। आप लोग रिसर्च पर देखिए, हम लोग कितना खर्च करते हैं, अमेरिका कितना खर्च करते हैं, चाइना कितना खर्च करता है, हमसे कई गुना ज्यादा चाइना और अमेरिका खर्च करता है। तो आप देखते हैं कि वहां इस तरह की खोजें होंगी, इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। हमें भी अपनी रिसर्च पर ध्यान देना होगा, बढ़ाना होगा। ये सब आप देख रहे हैं कि कमियां बताई जा रही हैं, समस्याएं बताई जा रही हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। विकसित भारत में देखिए स्वर्णिम अतीत। तो देश के सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए इस साल बजटीय आवंटन में वृद्धि कर कुल आवंटन 3,360.96 करोड़ रुपए किया जाना यही बताता है कि सरकार भारत के गौरवशाली अतीत को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत भूमि का इतिहास समृद्ध संस्कृति का साक्षी रहा है। यह भूमि प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला एवं शौर्य का केंद्र रही है। जगत कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति का विशिष्ट रही है। परंतु कालचक्र कुछ ऐसा चला कि लगभग 800 वर्षों तक इस भूमि पर विदेशी आताताई आते रहे। मुगल एवं अंग्रेज शासकों ने हमारी धन संपदा को लूटा। इस महान सभ्यता को उसके मूल स्वरूप से दूर करने का कुत्सित प्रयास भी किया और आक्रांता काफी हद तक इस षड्यंत्र में सफल भी रहे। अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त होने के वर्षों बाद भी यदि भारत आज सांस्कृतिक स्तर पर परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा है तो उसका एक बड़ा कारण अपने गौरवपूर्ण अतीत से अनभिज्ञ रहना है। बजट की बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। वास्तव में देवी ऋषियों की यह पुण्यभूमि न केवल ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य में विश्व को मार्गदर्शन देने वाली रही, अपितु योग, दर्शन, आध्यात्मिकता, सामाजिक व्यवस्था सहित मानव जीवन के सभी पक्षों में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। इसका विस्तृत विवरण वेदों, पुराणों, उपनिषदों और महाभारत, रामायण, गीतों एवं अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी स्थापित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। भारत ने विश्व को अनेक महान धर्मों का उपहार दिया, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म प्रमुख हैं। इन धर्मों ने मानवता को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। भारतीय दर्शन में वेदांत, योग और सांख्य जैसे दार्शनिक विचारधाराएं शामिल हैं, जिन्होंने आत्मा, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व में रहस्यों पर प्रकाश डाला। और भगवान श्री राम का चरित्र सामाजिक समरसता एवं प्रकृति से संवाद का अनुपम उदाहरण है। गीता जैसे उपदेश ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन को आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रेरित किया। प्राचीन भारत में खगोलशास्त्र, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने शून्य दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति से परिचय कराया। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और सूर्य ग्रहण का सटीक वर्णन किया। चिकित्सा क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली विकसित की और सुश्रुत संहिता में स्थल चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। वास्तुकला के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार दर्शाते हैं भारत प्राचीन काल में ही विज्ञान प्रौद्योगिकी में कितना उन्नत था। जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। वहाँ प्राचीन भारत से आप लोग शुरू कर सकते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। भारत का शिक्षा तंत्र विश्व में अद्वितीय था। विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन काल की शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ न केवल भारतीय वरन विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे प्राचीन भारत में। आज आप देखते हैं कि हमारे देश से दूसरे देशों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने हेतु मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की और जिसका उद्देश्य भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। हमें हमारी देश देवभाषा संस्कृत और उसमें निहित ज्ञान विज्ञान से दूर कर दिया।
गया एवं इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। भारतीय चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, वास्तुकला अद्वितीय बहुआयामी रही। अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि भारतीय वास्तुकला की श्रेष्ठता के प्रमाण है। अगर वास्तुकला के उदाहरण आपको दिखना है श्रेष्ठता के प्रमाण, तो ये उदाहरण दे सकते हैं। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भारत ने भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का विकास किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद और ख्याल परंपराएं विश्व में अपनी पहचान रखती हैं। ये कलाएं केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, अपितु आध्यात्मिक सघन साधना का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था संतुलित और व्यवस्थित थी। आज जो प्रचलित किया जाता है उसके विपरीत हमारे समाज में कोई भी कर्तव्य की दृष्टि से बड़ा छोटा नहीं था और सबके कार्य की अपनी महत्ता और स्वयं सिद्धि थी। जीवन शैली प्रकृति केंद्रित थी। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को विशेष महत्व दिया गया है। अतीत में भारत समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसाले, वस्त्र और आभूषण विश्व भर में निर्यात किए जाते थे। हमारी इसी आर्थिक संपदा पर विदेशियों की गिद्ध दृष्टि थी एवं अवसर मिलने पर उन्होंने इसे खूब लूटा। अंग्रेजों ने औद्योगिक एवं कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर भारत को एक बाजार और कच्चे माल के स्रोत में बदल दिया। हमारे पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय गरीबी एवं बेरोजगारी के शिकार हुए और विदेशी शासकों ने जाति, धर्म, क्षेत्रीय विभाजन को प्रोत्साहन किया। इस विभाजन की छाया से मुक्त होने के लिए हमें न केवल अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए बल्कि उसके पुनर्जीवन के प्रयास भी करने चाहिए और अपने अतीत की पहचान और गौरव को बनाए रखते हुए हम एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति हैं, इनका नाम है राघवेंद्र पी तिवारी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप सोचिए, हमारे देश में दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए। आज हम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, आप देखते हैं। तो ये चिंता की कड़ी तो होनी चाहिए, चिंता होना चाहिए। स्वबोध, ये आप देखें, स्वबोध का अर्थ है स्वयं को जानना। इस छोटे से शब्द में एक नितांत गूढ़ अर्थ समाहित है। स्वबोध एक ऐसी अवधारणा है जो आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार एवं आत्म परिष्करण से संबंधित है। वास्तव में स्वयं को जान पाना ही इस जगत का सबसे दुष्कर कार्य है। कारण यह है कि स्वयं से परिचित होने के लिए हमें अंतर जगत की यात्रा करनी पड़ती है और जबकि हम सब प्रतीक्षण ब्रह्मा जगत के मिथ्या पहलुओं से घिरे रहते हैं। विज्ञान के नियमों को देखें तो एक साथ दो परस्पर विपरीत दिशाओं में यात्रा कर पाना सर्वथा असंभव है। स्वबोध के लिए हमें ब्रह्मा विषयों की, बाह्य विषयों की ओर से अपना ध्यान हटाकर अंतर्मन की ओर केंद्रित होना पड़ेगा। स्वबोध के माध्यम से हम आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक उन्नयन की ओर अग्रसर होते हैं एवं ऐसा होने पर हमारे भीतर अहम वह बहम दूर होने लगता है। स्वबोध की दिशा में कदम बढ़ाकर ही हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सफल हो सकते हैं। जीवन को नकारात्मकता के दायरे से बाहर निकालकर सकारात्मकता के परिवेश की ओर मोड़ने का एकमात्र साधन स्वयंबोध है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों एवं मनीषियों द्वारा स्वबोध की अवधारणा पर विशेष बल देते हुए और इसे आत्मिक उन्नति का एकमात्र उपाय बताया गया है। मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन स्वबोध से ही संभव है। स्वबोध एक गहन एवं जटिल प्रक्रिया जरूर है, किंतु जिसने एक बार इसे सिद्ध कर लिया उसे अपने लक्ष्य को पहचान कर स्वयं को चरमोन्नति के शिखर तक पहुंचने से कोई बाधा नहीं रोक सकती है। जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें स्वबोध जैसे कठिन किंतु मोक्षप्रद लक्ष्य के लिए कुछ समय निकालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा। अमेरिकी अहंकार। तो अमेरिका ने अपने यहाँ अवैध तरीके से आए भारतीयों को जिस अनुचित तरीके से वापस भेजा, इस पर संसद में तो आपत्ति, आक्रोश जताया गया, वह उचित ही है। निसंदेह अमेरिका अथवा अन्य किसी देश को यह अधिकार है कि वह अपने यहाँ अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों को संबंधित देशों को वापस भेज दे, लेकिन इसका कोई उचित नहीं कि उन्हें हथकड़ी बेड़ी लगाकर अमानवीय तरीके से भेजे। गत दिवस अमेरिका ने अपने सैन्य विमान से जिन 104 अवैध आप्रवासियों को भारत भेजा, उन्हें हवाई यात्रा के दौरान हथकड़ी पहनाए रखा और उनके पैरों को जंजीरों से बांध रखा। आखिर यह करने की क्या जरूरत थी? माना कि इन भारतीयों ने अमेरिका में अनुचित तरीके से प्रवेश किया, लेकिन वे वहां से बेदखल किए जाते समय सामान्य गरिमा के तो हकदार थे ही। विमान में सवार होने के बाद ना तो उनके प्रतिरोध की कोई आशंका थी, ना ही कहीं भाग जाने की। अमेरिका से भारत की 20 घंटे से अधिक की लंबी यात्रा के बाद भी उन्हें ऐसे सैन्य विमान में भेजा गया जिसमें शौचालय का इस्तेमाल करना भी कठिन था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि अवैध आप्रवासियों में महिलाएं और बच्चे भी थे, उनके साथ भी संवेदनहीनता दिखाई गई।
अमेरिका पहले भी भारत के अवैध आप्रवासियों को वापस भेजता रहा है। ओबामा और बाइडेन के कार्यकाल में भी तमाम अवैध आप्रवासी भारत भेजे गए, लेकिन यह पहली बार है जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। भारत को इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, और इसलिए और भी क्योंकि वह अपने अवैध आप्रवासियों को वापस लेने की हामी भर चुका है। यह शर्म की बात है कि जो अमेरिका मानवाधिकारों संघ अवैध आप्रवासियों के अधिकारों का भी चैंपियन बनता है, वह हमारे लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करता दिखा जैसे वे खूंखार अपराधी आतंकी हों। यह ठीक है कि ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने को चुनावी मुद्दा बनाया था। अब यह दिखाना चाहते हैं कि वह इस पर कोई रियायत नहीं बरतने वाले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह भारत सरीखे सहयोगी एवं मित्र देश को असहज करने का काम करें। भारत को ट्रंप प्रशासन से यह भी कहना चाहिए कि अमेरिका में अवैध प्रवेश के आरोप में पकड़े गए भारतीयों को सैन्य विमान से भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यह यदि अमेरिका अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने के तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत को अपने विकल्प सोचने होंगे। अवैध आप्रवासियों के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति को अहंकार का भोंडा प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। यदि ट्रंप यह चाहते हैं कि भारत उनके मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाए, तो ऐसा ही उन्हें भारत के संदर्भ में भी करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। विकास को गति। औद्योगिक विकास की राह पर चल रहे प्रदेश बिहार में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, घरेलू मांग भी बढ़ी है। ऐसे में राज्य को जितनी बिजली चाहिए उतना उत्पादन नहीं होता है, बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। बिहार जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े समझे जाने वाले प्रदेश के लिए यह अच्छी खबर है। कि अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार इस दिशा में सोचने के साथ ही काम भी कर रही है। इसी के चलते राज्य मंत्रिमंडल ने भागलपुर के पीर पैंती में 800 मेगावाट की 3 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। क्या दी है? मंजूरी दी है। और साथ ही लखीसराय के कजरा में 116 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं के लिए आप देखें बाजार से ऋण लेने की सहमति दी गई है। इन दोनों काम पूरा होने से राज्य बिजली के क्षेत्र में निश्चित ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, और कटौती से मुक्ति के साथ औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। इससे विकास को गति मिलेगी। और मंजूरी के दौरान बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी ही बात कही है। उन्होंने इसे बिहार की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ऐतिहासिक बताया। अक्सर देखा यह जाता है कि अच्छी परियोजना बन तो जाती है, लेकिन निविदा से ऋण लेकर निर्माण में इस तरह लेट लतीफी होती है कि उसकी लागत बढ़ती जाती है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग के साथ समय समय पर समीक्षा हो, इसके लिए नोडल एजेंसी को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होती है। ऐसा होने से राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और जिससे विकास को भी गति मिलेगी। देखिए, यह है बिहार, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। प्रारंभिक ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर मानव हमेशा से जिज्ञासु रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार लगभग 14 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक महाविस्फोटक से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। यह विस्फोट अत्यधिक गर्म और घनी अवस्था से हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय अस्तित्व में आए। लेकिन इतने विशाल और प्राचीन घटनाक्रम को कैसे समझा जा सकता है? इसका जवाब विज्ञानी अपनी प्रयोगशाला में खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जहां भी अत्याधुनिक कर्ण त्वरकों की मदद से प्रारंभिक ब्रह्मांडों की स्थितियों को पुनः निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे कर्ण त्वरकों का उपयोग करके विज्ञानी उन चरम परिस्थितियों की नकल करने में जुटे हुए हैं जो बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में विद्यमान थी। हाल ही में रिलेटिविस्टिक हैवी आयरन कोलाइडर के फेनेक्स डिटेक्टर द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रयोगशाला में प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों का पुनर्निर्माण संभव है। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि कैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ और पदार्थ, परमाणु, तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई। भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली कर्ण त्वरक बनाए जाने की योजना है। बस 2030 के अंत तक इसके पहले चरण के पूरा होने की उम्मीद है। जब ब्रह्मांड की आयु मात्र 1 सेकंड थी, तब उसका तापमान लगभग 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। उस समय ना तो आकाशगंगाएं थी, ना तारे और ना ही ग्रह, यहाँ तक कि परमाणु भी अस्तित्व में नहीं थे। उस समय ब्रह्मांड केवल स्वतंत्र कणों से बना था। इन कणों का एक उच्च ऊर्जा प्लाज्मा बना हुआ था और जिसे क्वार्क गिलुआन प्लाज्मा कहा जाता था, और इसमें क्वार्क और गिलुआन स्वतंत्र रूप से मौजूद थे। क्वार्क वे मूलभूत कण हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, जबकि गिलुआन वे कण हैं जो क्वार्क को आपस में जोड़कर रखते हैं।
ब्रह्मांड के विस्तार और तापमान के गिरने के साथ क्वार्क और ग्लूऑन ने एक साथ मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाए, जो बाद में परमाणुओं के निर्माण में सहायक बने। विज्ञानी इस पूरी प्रक्रिया को प्रयोगशाला में दोहराने के प्रयास कर रहे हैं ताकि सृष्टि के उन क्षणों को समझा जा सके जहां भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं। विज्ञान सूक्ष्म स्तर पर होने वाले प्रयोगों के निष्कर्षों को ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बिग बैंग को पुनः उत्पन्न करना असंभव है, लेकिन कण तर्कों के माध्यम से विज्ञानी इसके प्रभाव को समझने और प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में नए कण तर्कों की सहायता से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके विकास को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखने हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से आपको मिल जाएगी। भारत इंडोनेशिया की साझा विरासत, अभी आप देख रहे हैं इंडोनेशिया की बात करें तो एशिया में ही देखने को मिलेगा। जकार्ता इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो द्वारा स्वयं के डीएनए का भारतीय होना बताए जाने के बाद इस पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, और इसकी मुख्य वजह भारत की राजनीति और उसका आधुनिक इतिहास है, जिसे तथाकथित कन्वेंट शिक्षित इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का साधन बना दिया गया। और इसका परिणाम स्वरूप भारतीय मूल्यों की पहचान धीरे धीरे जनमानस की चेतना से धुंधली होती चली गई और वे केवल एक मध्य वर्ग की मानसिकता का पर्याय बन रह गई। ऐसे में जब एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र का राष्ट्रपति यह कह रहे हैं कि उनके रक्त में भारतीय डीएनए प्रवाहित है, तो यह निश्चित रूप से एक पूर्व निर्धारित मानसिकता के लिए असहज करने वाली बात होगी। चलिए भारतीय मूल्यों पर हमें अभी विचार नहीं करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया अपने क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के लिहाज से भारतीय ज्ञान परंपरा से गहरे रूप से प्रभावित रहा है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये देश भारत से बहुत ही करीब है। 6वीं शताब्दी में यह भारतीय संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। भारतीय ज्ञान परंपरा ने वहां की सामरिक संरचना और सांस्कृतिक धरोहर को इस हद तक प्रभावित किया कि वह आज भी आच्छन्न बनी हुई है, और इस प्रभाव के प्रमाण इंडोनेशिया की साहित्य, कला, स्थापत्य, धार्मिक परंपराओं में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव ऐसा है कि भारत भी इंडोनेशिया की मंचन प्रणाली के सामने बहुत पीछे है, क्योंकि वहां अभी भी छाया और कई अन्य प्रकार के से इंडोनेशियाई राष्ट्रीय रेडियो और टीवी से हर एक सप्ताह रामायण और महाभारत का लाइव स्ट्रीमिंग होता है। जावा और बाली में तो अभी सर्वाधिक नाम संस्कृत में से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। आज भी जावा और बाली की काष्ठ कला पर अधिकांश कला भारतीय महाकाव्य को ही समर्पित होता है। रामानंद सागर निर्मित धारावाहिक निर्माण हो या बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, शायद ही कोई इंडोनेशियाई हो जिसने इन्हें ना देखा हो। गौर करने वाली बात है कि 1950 के पहले गणतंत्र दिवस पर जब इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा था हमारे पूर्वज भारत से आए थे और हमारे रंगों में भारतीय खून बहता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि हम भारतीय इस वक्तव्य की गहराई को ना समझें तो इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी मौलिक पहचान ही इस समय के साथ धुंधली होती चली गई। आज इतिहास स्वयं को दोहराता रहा, और आज भी भारत इंडोनेशिया के संबंध केवल कूटनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और पहचान की गहराइयों तक जुड़े हुए हैं। यह संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये बल्कि वैश्विक राजनीति, कूटनीति में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ऐसे में भारतीय विदेश नीति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने और रणनीतिक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक राजनयिक संबंध और अधिक मजबूत किए जा सकें। यह महज अनुवांशिकी जेनेटिक्स का विषय नहीं है, बल्कि दो महान देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों का प्रमाण भी है। यह वही रिश्ता है जो हिंद महासागर के पार बसने वाली संस्कृतियों को जोड़ता आया है, जो कभी व्यापार, हिंदू और बौद्ध प्रभाव, रामायण महाभारत के प्रसार और सामाजिक समानताओं से समृद्ध था। इतिहास के सुनहरे धागों से बुना रिश्ता भारत इंडोनेशिया की संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारी की कहानी है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्रसिद्ध इंडो लॉजिस्टिक विलियम डेल रिम्पल अपनी नवीनतम पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड में लिखते हैं कि 6वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया इंडो स्फीयर का केंद्र था। भारतीय व्यापारियों का प्रभाव इतना व्यापक था कि वे स्थानीय कारीगरों को नया स्वरूप देने लगे। थाईलैंड और मलय प्रायद्वीप में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय शैली के आभूषण के सांचे मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मौर्य काल से ही भारतीय जोहरी इस क्षेत्र में सक्रिय थे।
देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये इंडोनेशिया आपको देखने को मिल रहा है, ये मलेशिया है। भारत और इंडोनेशिया का संबंध कम से कम 2000 वर्ष पुराना है और इसका सबसे प्राचीन प्रमाण पूर्वी बोर्नियो, जो भारत से लगभग 4500 किलोमीटर दूर स्थित है, उसमें कोतेई राज्य के यूप अभिलेखों चौथी पांचवीं शताब्दी ईस्वी में मिलता है। ये अभिलेख इंडोनेशिया के सबसे पुराने संस्कृत अभिलेख माने जाते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह यहाँ वैदिक परंपराओं और अनुष्ठानों की गहरी जड़ें स्थापित थीं। इन शिलालेखों में राजा मूल बर्मन का उल्लेख मिलता है और जिन्होंने वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को दान दिया। यह केवल धार्मिक प्रभाव का संकेत नहीं है, बल्कि यह भारत इंडोनेशिया की सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक सशक्त मिसाल है। सांस्कृतिक सेतु का ऐतिहासिक प्रमाण, अब आप देखते हैं कि अगर आप लोग इंडोनेशिया के भारत के रिश्तों पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इसका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं वहाँ। भारत और इंडोनेशिया के गहरे संबंधों की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पुष्टि यूप अभिलेखों में मिलती है, जो न केवल संस्कृत भाषा की प्राचीनतम प्रमाणों में से एक है, बल्कि इंडोनेशिया में वैदिक परंपराओं और भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों का भी संकेत देते हैं। इंडोनेशिया में मिले ये अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि चौथी पांचवीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ संस्कृत भाषा, वैदिक ज्ञान और अनुष्ठान का प्रभाव था। यह प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में न केवल भारतीय भाषा बल्कि भारतीय जीवन शैली भी समाहित थी। संस्कृति, व्यापार और विचारधारा का आदान प्रदान। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध केवल धार्मिक प्रभाव तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें व्यापार, कला और भाषा का भी योगदान था। दक्षिण और पूर्वी भारत से ब्राह्मणों, व्यापारियों और साधुओं का यहाँ आना जाना लगा रहता था और जिसमें वैदिक परंपराएं, भारतीय दर्शन इन क्षेत्रों में फैलता गया और इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ वैदिक और सनातनी परंपराओं का भी उत्कर्ष हुआ। यह देखना अद्भुत है कि बौद्ध और सनातन परंपराओं ने यह सह अस्तित्व और सद्भाव के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई शैव बौद्ध परंपरा को जन्म दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं और नहीं देखी जाती। 19वीं शताब्दी में तो एक शिलालेख यह कह रहा है कि सनातन धर्म समाज में शांति समृद्धि स्थापित करने के लिए औषधि के समान है। इंडोनेशिया में भारतीय डीएनए के प्रमाण देख लीजिए। डीएनए कोडिंग जीवों की आनुवांशिक संरचना को समझने की एक प्रक्रिया है जिससे यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति या समूह का आनुवांशिक इतिहास क्या है। डीएनए परीक्षण यह स्पष्ट कर सकता है कि किसी व्यक्ति का वंश किस क्षेत्र, जातीय समुदाय या ऐतिहासिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। डीएनए में 4 प्रमुख नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यह 4 बेस जोड़े पेयर्स में व्यवस्थित रहते हैं और आनुवांशिक जानकारी को कूटबद्ध इनकोड करते हैं। डीएनए विश्लेषण से यह संभव हो जाता है गया है कि हम अपने पूर्वजों की उत्पत्ति और स्थानांतरण, माइग्रेशन का पता लगा सकते हैं। और भारतीय संस्कृति से संबंध, भारत और इंडोनेशिया के बीच मैरीटाइम सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार और प्रवास हुआ है। संस्कृत शिलालेख चौथी पांचवीं शताब्दी के यूपा शिलालेख और वाल्मीकि रामायण में इंडोनेशिया का उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत के स्थानीय संस्करणों जैसे काकावीन रामायण, पुरानी सुंडानी रामायण, रामकेन और किफायत हिकायत सैरी रामा वाल्मीकि रामायण के जीवंत प्रभाव को वहाँ की कठपुतली, नृत्य और कई कलाकृतियों के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रोबोवो सुबियांतो का भारतीय संस्कृति से जुड़ाव। सुबियांतो के गौनबोंग क्षेत्र में आते हैं, जो प्राचीन हिंदू बौद्ध साम्राज्यों का केंद्र था। वे भारतीय संगीत, योग और आध्यात्मिक परंपराओं में रुचि रखते हैं। गीता का श्लोक अक्सर अपने वक्तव्य में उद्धृत करते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतीय संस्कृति से प्रभावित रही है। डीएनए परीक्षण से यह प्रमाणित हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के आनुवांशिक मार्कर समान है। भारत इंडोनेशिया के लोगों में ऑस्ट्रोनेशियन, द्रविड़ और इंडो आर्यन जीन के मिश्रण के प्रमाण मिले हैं। इंडोनेशियाई लोगों में वाई डीएनए, हॉप्लो ग्रुप ओ और हाप्लो ग्रुप आप देखते हैं कि R1A पाया जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भी प्रचलित है। ऐसे में प्रोवो का हालिया बयान भारत और इंडोनेशिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से सामरिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापार को और विकसित किया जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक और जामू का संयुक्त अनुसंधान किया जा सकता है। जामू का अर्थ इंडोनेशिया के पारंपरिक औषधि सिस्टम से है। ऐसे में भारत इंडोनेशिया के संबंधों को केवल अतीत की कड़ी के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दोनों देशों का साझा इतिहास और आनुवंशिकी यह दर्शाती है कि वे एक वैश्विक सांस्कृतिक राजनीतिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली में चुनाव हो चुका है विधानसभा का, अब क्या होता है। सदे कदमों से साध रहे राजनीतिक भविष्य, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हृदय का स्पंदन भारत नाम,
ये आप देखेंगे, इसे भी देख लेते हैं। तो सृष्टि के पुरातन और सनातन देश का नाम भारत है। देसी विदेशी अनेक विद्वान प्रमाणों के आधार पर कह चुके हैं कि भारत ज्ञान, विज्ञान, आचार, व्यवहार और विश्व सभ्यता का जन्मदाता है। यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं, अपितु यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक विविधता में एकत्व का जीवंत रूप है। यह अध्यात्म के साथ साथ दर्शन और विविध आयाम चिंतन का उत्कृष्ट केंद्र रहा है। यह जन जन के हृदय का स्पंदन है। वेद, उपनिषद एवं अनेक ग्रंथों में भारत नाम का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष की समुची ज्ञान परंपरा एवं साहित्य परंपरा में भी भारतीय नाम प्रमुखता से उल्लेखित है। पुराणों में आप देखिए भारतीय शब्द उसका महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। क्या यह भारत की महत्ता व पुरातनता का घोतक नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने अपने देश विदेश के विभिन्न प्रवासों एवं अपनी आत्मकथा में स्थान स्थान पर भारत, भारतवर्ष एवं भारतवासी शब्दों का प्रयोग किया है। मेरा उद्देश्य यही है, भारत में और भारत के बाहर मनुष्य जाति ने जो महत्व चिंता राशि उद्भावन की है, उन सब का अतिहीन, अति दरिद्र लोगों तक विचार करना होगा। श्री अरविंद ने भी भारतीय संस्कृति के आधार नामक अपनी पुस्तक में एवं अनेक स्थानों पर भारत और भारतीय शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी संस्कृति का बाह्य रूप अभिव्यक्ति रही है जो मानव जाति की किसी भी ऐतिहासिक सभ्यता के समान ही महान है। और इसी प्रकार मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक में गांधी जी ने भी अनेक बार भारत, भारतवर्ष, मातृभूमि और भारतीय आजादी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि, भोग भूमि नहीं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि और भारतीय शब्दों का प्रयोग किया है। हमारा राष्ट्रगान भी जन गण के माध्यम से भारत भाग्य विधाता कहकर भारत का जयगान करता है। औपनिवेशिक मानसिकता, ब्रिटिश आप देखेंगे ब्रिटिश शासकों ने भारत के लिए इंडिया और भारतवासियों के लिए इंडियन शब्द का प्रयोग किया है। इसके पीछे के कारण उनकी मानसिकता भी सर्वविदित है। क्या आज भी हम उस अपमानित करने की मानसिकता के गुलाम बने रहें? भारतवर्ष के इस संविधान में इंडिया दैट इज भारत का प्रयोग औपनिवेशिक मानसिकता का भी देखिए। यह मानसिकता आगे संविधान के भाग 17 राजभाषा के संदर्भ में सामने आती है, जहां संविधान में तो लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन आगे प्रावधान भी बना दिया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक संघ और उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, और जिसके लिए उनका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। आज भारत नाम और संघ की राजभाषा हिंदी, इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या इंडिया शब्द भारतवर्ष अथवा भारत की अनुभूति करवा सकता है? आज यह नितांत आवश्यकता है कि इस विषय पर संसद में चर्चा करते हुए संशोधन किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्थान पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखा जाए। हमें यह भी समझना होगा कि भारत नाम और नाम का अनुवाद नहीं होता, और जिस प्रकार सूर्य प्रकाश नाम के किसी व्यक्ति का नाम अन्य किसी भी भाषा में लिपि बदलने पर भी सूर्य प्रकाश ही रहेगा, यदि हम उसे अंग्रेजी में सनलाइट कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार ना इंडिया भारत हो सकता है और ना ही भारत इंडिया। भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को। संविधान में अनेक स्थानों पर भारतवर्ष की संस्कृति एवं अन्य कई विशेषताओं को दर्शाते चित्रों का प्रयोग हुआ है। भारत नाम हमारी विरासत है। G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा विदेशी मेहमानों को दिए भोजन निमंत्रण में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। यह सराहनीय है। यह सकारात्मक यह भी है कि एक देश एक नाम भारत, यह विषय चर्चा और चिंतन के विषय में केंद्र में आ रहा है। ध्यान रहे कि भारत का नाम विचार के शौक के जागरण का विचार है। अतीत में विश्व के कई देशों ने अपने देश का नाम बदला और भारत के कई प्रदेशों वह स्थानों के नाम भी बदले गए। इस पर परिवर्तन में अनुचित क्या है? आज पूरे देश सौ जागरण की ओर है। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति हेतु जन जन कल संकल्प हो रहा है, संकल्पबद्ध। और देखिए G20 हो, इस तरह के जो संगठन, इनके बारे में भी याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। क्या G20 के बारे में, ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 21 मेंबर हो चुके अब। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।